अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की वीडियो क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी कहानियां सुनाऊंगा, क्वांटम मैकेनिक्स की कहानियां सुनाऊंगा। इस वीडियो को मैंने बहुत मेहनत से आसान बनाया ताकि हमारे बच्चे क्वांटम मैकेनिक्स को समझ सकें। इस वीडियो में हमने बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व नहीं किया, बल्कि क्वांटम मैकेनिक्स की कहानी आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आ सके कि मुख्तलिफ अदवार में साइंसदान क्या काम कर रहे थे और उनका काम किस तरीके से एक दूसरे की मदद कर रहा था। एक साइंसदान जहां पर काम छोड़ता था तो दूसरा साइंसदान वहां से क्या काम शुरू कर देता है। हमें यह भी पता चलेगा कि किस किस्म की मुश्किलात ने हमें क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ धकेला। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को कॉलेजेस स्कूलों में ज़रूर दिखाया जाए, क्योंकि मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि ये वीडियो एक आम स्टूडेंट के लिए है जो स्कूल में पढ़ता है, जो कॉलेज में पढ़ता है और यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। यहाँ से आपको क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में एक पूरा फ्रेमवर्क नजर आएगा, पता चलेगा कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या क्या हुआ और आज उसकी क्या एप्लीकेशंस हमारे दरमियान हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के जितने भी छोटे छोटे फील्ड हैं उन पर मैं ज़रूर इस वीडियो में रोशनी डालूंगा ताकि आपको पूरी कहानी, पूरी पिक्चर समझ आ सके। अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास एक गरम लोहे की रॉड है और दो लोग उसके पास खड़े हैं, एक आदमी जो बड़ी उम्र का है, 30 साल का है, और एक बच्चा जो बहुत छोटा है, तो क्या आप बता सकते हैं कि उस रॉड को कौन छुएगा? हम पहला केस ले लेते हैं जहां पर बड़ा आदमी मौजूद है, तो आपके ख्याल में क्या वो उस रॉड को छुएगा जो गर्मी की वजह से लाल हो चुकी है, जिसे हमने इतना दर्जा हरारत टेम्परेचर दिया है कि वो लाल हो चुकी है? आपका जवाब फौरन यही होगा कि वो इस रॉड को नहीं छुएगा, क्योंकि उसे पता है कि इस रॉड को छूने से उसे नुकसान होगा। लेकिन जब मैं बच्चे की तरफ आऊंगा और बच्चे के बिहेवियर के बारे में पूछने की कोशिश करूंगा कि क्या बच्चा उस रॉड को छुएगा जो कि रोशनी लाल रंग की, ऑरेंज कलर की रोशनी दे रही है, चमक रही है, तो आप थोड़े से तजब्जब का शिकार हो जाएंगे, कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हो सकता है वो बच्चा उसे छू ले क्योंकि उससे रोशनी निकल रही है। लेकिन ये भी हो सकता है कि बच्चा जब उसके पास जाए और उसको टेम्परेचर मिले, दर्जा हरारत मिले, तो वो वापस आ जाए, उसे ना छुए। आदमी का बिहेवियर हमारे नज़दीक प्रेडिक्टेबल है, हम जान सकते हैं, हम उसके बारे में पेशन गोई कर सकते हैं क्योंकि उसके बिहेवियर को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन बच्चे का बिहेवियर हमारे नज़दीक अनप्रेडिक्टेबल है, रैंडम है, हम उसे अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमें उसके बिहेवियर के बारे में पूरे तरीके से पता नहीं है, क्योंकि उसका बिहेवियर प्रोबेबिलिस्टिक है, उसका बिहेवियर हमें पूरे तरीके से नोन नहीं है। तो क्या इन दोनों के बिहेवियर को हम एक सेट ऑफ रूल से डिफाइन कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि इनको एक सेट ऑफ रूल से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि एक तरफ हमारे पास चीजों के बारे में, बिहेवियर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास बिहेवियर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमें दो अलग सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे इनके बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए। आपने इस एनालॉगी को, इस छोटे से वाक्य को याद रखना है और इसी का इतलाक करेंगे हम क्वांटम मैकेनिक्स पर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब साइंस पर इंसान ने काम करना शुरू किया तो उसकी एक शाख फिजिक्स पर भी साइंसदानों ने बहुत ज्यादा काम किया और आहिस्ता आहिस्ता फिजिक्स को लेके हम आगे बढ़ते गए और हमने कायनात की चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। फिजिक्स एक टॉर्च की तरह थी जिसे हम अंधेरे में जलाते हैं और हमें सारी चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा, हमारी कायनात को बयान करने के लिए हमें सेट ऑफ रूल्स चाहिए, कवानीन चाहिए, और उन कवानीन को हमने आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू कर दिया, एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। मसलन हम एक पेंडुलम की बात कर रहे हैं, इसका मोशन पीरियोडिक मोशन है। हमारी कायनात में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका मोशन पीरियोडिक मोशन है।
सूरज के गिर्द जमीन भी पीरियोडिक मोशन करती है, सूरज भी मोशन में है, गैलेक्सीज भी मोशन में है। तो पीरियोडिक मोशन हमें कई जगह पर नजर आता है। तो हमने ऐसे कवानीन बनाए जो कि इस सिंपल हार्मोनिक मोशन और पीरियोडिक मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने ऐसे कवानीन बनाए मैथमेटिक्स की मदद से जो ये बयान कर सकते हैं कि एक स्टीम इंजन किस तरीके से मूव करता है। हम जूं जूं फिजिक्स में आगे बढ़ते गए, हमने टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और हमें पता चला कि हम किस तरीके से रॉकेट्स को जमीन से बाहर भेज सकते हैं, चीजें कैसे मूव करती हैं, हरकत के कवानीन क्या हैं। जब हम छोटी दुनिया की तरफ आए, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में हाथ डाला, तो हमें पता चला कि वहां पर भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इन कवानीन से बयान होती हैं। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो इन कवानीन से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो कि हमने पेंडुलम से सीखे थे, जो कि हमने चीजों की हरकत से सीखे थे। उन कवानीन के जरिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पर हमारे लिए एक मुश्किल आ गई। फिर हम स्पेस की तरफ गए और हमने स्पेस में मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ पर भी हमें ऐसा लगा कि कुछ जगह पर जाकर हमारी फिजिक्स खामोश हो जाती है, उसके लॉज, उसके रूल्स उस तरीके से एप्लीकेबल नहीं होते। मसलन मैं आपको ब्लैक होल की एग्जांपल देता हूँ कि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी पर जाकर हमारी थेरीज जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स से आती हैं, हम इस वक्त क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, वो टूट जाती हैं, ब्रेक कर जाती हैं। वो पूरे तरीके से उस सिंगुलैरिटी का अहाता नहीं कर पाती, वो सिंगुलैरिटी को बयान नहीं कर पाती, उससे कासिर हैं। इसी तरीके से जब हम बिग बैंग की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी क्लासिकल मैकेनिक्स खामोश हो जाती है, वो पूरे तरीके से हमें बिग बैंग के फिनोमिना को बयान नहीं कर पाती। मैं और भी ऐसे फिनोमिनाज आपको बताऊंगा, ऐसी चीजें, ऐसे इवेंट्स बताऊंगा जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स, जिस पर हमने बहुत ज्यादा रिसर्च की, हमने बहुत से कवानीन बनाए, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भी हम क्लासिकल मैकेनिक्स, जो कि न्यूटन ने, आइंस्टाइन ने और बहुत से साइंसदानों ने इस पर बहुत ज्यादा काम किया, उन्होंने जो फॉर्मूलाज दिए, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसका एक हिस्सा है, इसी तरीके से न्यूटन के लॉज उनका एक हिस्सा है। वो सारी की सारी चीजें जब हम अप्लाई करते थे छोटे लेवल पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स पे जिस पर हमें एटम के लेवल पर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर जाना पड़ता था, तो वहां पर हमें इन्फिनिटीज मिलना शुरू हो जाती थी। इसका मतलब ये है कि अगर फिजिक्स में आप काम कर रहे हो और आपका मुकाबला एक इन्फिनिटी से हो जाता है, आपके काम में एक इन्फिनिटी सामने आ जाती है, तो उसके दो मतलब हो सकते हैं। या तो आपका मैथमेटिक्स गलत है, आप अपने मैथमेटिक्स को दोबारा चेक करें, या फिर जिन कवानीन के जरिए आप ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या जिन टूल्स के जरिए आप ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या जिन थ्योरी की मदद लेकर आप ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अभी और गुंजाइश मौजूद है इम्प्रूवमेंट की। आपको नए सेट ऑफ टूल्स चाहिए, आपको नए सेट ऑफ रूल्स चाहिए, आपको चीज़ों को देखने का जाविया बदलना होगा। तो आपके सामने कोई नई चीज़ इंतज़ार कर रही है। और जब साइंसदानों को मुख्तलिफ जगह पर फिजिक्स में इन्फिनिटीज मिलना शुरू हो गई, तो वो समझ चुके थे कि अब आगे कोई नई चीज आने वाली है, हम किसी नई चीज को डिस्कवर करने जा रहे हैं, और वो चीज थी क्वांटम मैकेनिक्स। तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने बहुत काम किया, हमने जमीन की मूवमेंट को देखा, सूरज की मूवमेंट को देखा, हमने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाए, हमने मैग्नेटिज्म देखा, सारी चीजें हमने देखी। लेकिन फिर हमें इन्फिनिटीज मिलना शुरू हुई और उससे पता चला कि अब एक और थ्योरी की जरूरत है, और उस थ्योरी को कहते हैं थ्योरी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि एटम के लेवल पर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल पर उनका जो बिहेवियर है उसको बयान करती है। और उनका बिहेवियर बहुत डिफरेंट है जो हम बड़े लेवल पर बिहेवियर देखते हैं, सूरज का, जमीन का, मेरा, आपका, हम सब का बिहेवियर उससे बहुत डिफरेंट है। इसीलिए मैंने आपको वो कहानी सुनाई थी बच्चे की और बड़े आदमी की, जिनके बिहेवियर डिफरेंट थे। उनको एक सेट ऑफ रूल से हम डिफाइन नहीं कर पाए रहे थे, इसलिए हमने कहा था कि हम अलग अलग सेट्स बनाएंगे। यही काम अब हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। हमें पता चला कि अब किसी नई थ्योरी की जरूरत है, इसलिए हमने उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि साइंस में, फिजिक्स में मॉडलिंग की जाती है चीजों की। अमूमन चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। आपके पास एक आइडिया आता है, ऑब्जर्व किया, और उसके बाद हम उस
کا मैथमेटिक्स ड्राइव करते हैं। जब हमें मैथमेटिक्स रिजल्ट्स देता है तो उन रिजल्ट्स को प्लॉट किया जाता है और फिर उन रिजल्ट्स को प्लॉट करके हम एक एनिमेशन बनाते हैं, हम एक आर्टिस्ट इम्प्रेशन बनाते हैं जो कि उस मैथमेटिक्स से आ रहा होता है। तो कई लोग पूछते हैं कि आर्टिस्ट इम्प्रेशन की तो कोई वक़्त नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बताता जाऊँ कि उसके पीछे बहुत सा मैथमेटिक्स होता है और उसके ज़रिए आप वो एनिमेशन बना रहे होते हैं, जिस तरीके से इंटरस्टेलर में हमने ब्लैक होल बनाया। और बहुत अरसे के बाद फिर जाकर जब आप रियल ब्लैक होल को देखते हैं, तो आपके पास प्रॉपर एविडेंस आ चुका होता है कि ये चीज़ एग्ज़िस्ट करती है। यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो आपकी आँखों से भी हो सकती है, आपकी सेंसेस से भी हो सकती है और उसके लिए आप मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम बनाते हैं मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स, मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज़। तो थ्योरीज़ क्या होती हैं? थ्योरीज़ अप्रॉक्सीमेशन ऑफ रियलिटी। तो जो चीज़ आपको रियलिटी में नज़र आ रही है उसकी एक आसान अप्रॉक्सीमेशन थ्योरी कहलाती है। एक मॉडल को हम थ्योरी कहलाते हैं। मैं आपको यहाँ पर और भी एग्जांपल्स दूंगा। मसलन आइडियल गैस एक मॉडल बनाया। ये तमाम गैसेस की एक अप्रॉक्सीमेशन है, क्योंकि गैसेस में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको प्रेडिक्ट करना, जिनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन हमने एक मॉडल बनाया जो कि उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म थी, जो कि उसकी आसान फॉर्म थी और ज़्यादातर टेम्परेचर कंडीशंस में और प्रेशर की कंडीशंस में आम गैसेस बिल्कुल आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करती हैं। लेकिन जब हमारे पास एबनॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर्स आ जाते हैं तो इनका बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है आइडियल गैसेस से। लेकिन इस मॉडल के जरिए हमें बहुत फायदा हुआ, क्योंकि इस अप्रोक्सीमेशन की वजह से हम रॉकेट्स बना सके, हम उनका फ्यूल डिज़ाइन कर सके कि उनको कैसे गैसेस को जलाकर बाहर भेजना है, ज़मीन के एटमॉस्फेयर से बाहर भेजना है। हमने गैसेस को इंडस्ट्री में यूज़ किया। हमने बहुत से काम किए इस अप्रोक्सीमेशन को इस्तेमाल करते हुए, आइडियल गैस की अप्रोक्सीमेशन को इस्तेमाल करते हुए। तो थ्योरीज और मॉडल्स परफेक्ट तो नहीं होते, उनमें कमियां ज़रूर होती हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ हम उनको रिप्लेस करते हैं और जो चीज़ें यूज़फुल होती हैं उनको आगे लेकर जाते हैं और जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता उनको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ख़त्म कर दिया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कुछ मॉडल बहुत अच्छे होते हैं। जिस तरीके से आप राइट साइड पर एक गाड़ी देख रहे हैं, इसका मॉडल बहुत यूज़फुल है, आज की दुनिया में ये मॉडल इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन लेफ्ट साइड पर जो आप कार देख रहे हैं, इसका मॉडल एक ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल था, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ हमने इसको ख़त्म कर दिया। तो मॉडल्स हमारे लिए बहुत अहम होते हैं। अब सवाल ये है कि हम स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे थे और साइंसदानों ने सोचा कि क्यों ना स्टार्स के, ज़मीन के, उन चीज़ों के जो कि रेडिएशंस देती हैं, उनका कोई मॉडल बनाया जाए। और हमने सोचा कि हम सन की मॉडलिंग करेंगे। मैं आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ कि हम सन का एक सिंप्लीफाइड मॉडल बनाना चाह रहे हैं।